हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। और हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस का फिफ्थ जो पेपर है जिसका नाम है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में उस पेपर का फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, सेकंड टॉपिक हम देखते हैं जिसका नाम है बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत में बिहेवियरलिज्म जो व्यवहारवाद है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, उसकी मीनिंग, नेचर और लिमिटेशंस को समझते हैं इस वीडियो के अंदर। ये पूरा वीडियो जो है डेडिकेटेड रहेगा व्यवहारवाद के ऊपर। इंट्रोडक्शन समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से पूरा जो ये वीडियो है उस तरह से फ्रेम किया हुआ है कि आप एग्जाम में जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो सेक्शन सी में आते हैं 15 मार्क्स के आते हैं वो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं और 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी आराम से आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही बनाए गए। वैसे आपकी वर्ड लिमिट 500 है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिहेवियरलिज्म जो होता है, व्यवहारवाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इन पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत के अंदर इमर्ज एज अ रिएक्शन टू ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव अप्रोच। जो हमारी पारंपरिक मानक अप्रोच थी उसके रिएक्शन में, हर चीज़ का एक एक्शन, इंटरैक्शन और रिएक्शन होता है। रिएक्शन यानी उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए एक थ्योरी आती है। मान लीजिए थ्योरी ए है, अब इसको इतना ज़्यादा ओवरली क्रिटिसाइज कर दिया गया है, इसमें इतनी कमियां ढूंढ ली गई है कि अब एक नई थ्योरी बनाई गई है जिस थ्योरी का क्या नाम है, थ्योरी बी। अब इस थ्योरी बी को हम क्या बोलेंगे, ये थ्योरी ए का रिएक्शन है, राइट। इसीलिए जो थ्योरी थी व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म जो थ्योरी थी वो किस चीज़ का रिएक्शन थी, वो रिएक्शन थी ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव अप्रोच का। तो समझ में आ गई, विच इज रिएक्शन टू ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव अप्रोच। इट एम्फेसाइज, ये इस बात पर जोर देती है एम्पिरिकल रिसर्च होनी चाहिए। इम्पेरिकल हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, अनुभववादी रिसर्च होनी चाहिए जिसका एक खुद का एक अनुभव हो। साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करो, वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए रिसर्च के अंदर। एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल डिस्कशन। खाली थ्योरी पर रिलेटेड बातें नहीं होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। हर चीज़ की एक अपनी पॉलिटिकल बिहेवियर का सिर्फ डिस्कशन तक उसके नहीं रखना चाहिए, हमें रेटोरिक नहीं रहना चाहिए, रियलिटी पर बात करनी चाहिए। द बिहेवियरल अप्रोच जो है रिवोल्यूशनाइज्ड यानी क्रांति लेकर आती है। जो ये व्यवहारवाद वाली अप्रोच है ये एक अपने आप में क्रांति लेकर आती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीति विज्ञान के अंदर, बाय फोकसिंग। और ये किस चीज़ पर फोकस करती है, ऑन हाउ, कि कैसे जो है इंडिविजुअल जो व्यक्ति है एंड ग्रुप्स जो समूह बने हुए हैं बिहेव इन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, वो कैसे एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में एक दायरे में काम करते हैं। इंडिविजुअल्स यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब कुछ व्यक्तिवाद, और समूह कैसे काम करते हैं, इस बात की बात करते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म हम समझते हैं कि व्यवहारवाद का मतलब क्या है। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम देखते हैं सेक्शन ए के अंदर हमें मिलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस। उसके लिए भी ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने का स्टाइल है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप राजस्थान में हैं और कहीं भी हैं तो आपको ये पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। इवन नेट के सिलेबस में भी जो आपकी यूनिट 1 है वो भी पॉलिटिकल थ्योरी है, तो उसके बेसिक्स भी आपके इससे क्लियर हो सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म हम समझते हैं क्या है व्यवहारवाद का मतलब। बिहेवियरलिज्म इज अ साइंटिफिक अप्रोच। ये जो अप्रोच है वो कैसी अप्रोच है, वैज्ञानिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। दैट एम्फेसाइज, किस बात पर ये फोकस करती है, एम्पिरिकल स्टडी होनी चाहिए, अनुभववाद होना चाहिए पॉलिटिकल बिहेवियर में, जो हम राजनीति के व्यवहार को समझते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी रखना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ठीक है। क्वांटिफिकेशंस, जिस उसकी जो क्वांटिटी है उसकी समझ रखना। क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि परिमाणीकरण होना चाहिए, उसका प्रमाणीकरण कहते हैं ना, हर चीज़ का एक रिजल्ट बेस्ड बात करना, ठीक है, प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, राइट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी एनालिसिस यानी विश्लेषण होना चाहिए, विच इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, जो हम बात करते हैं एवरीथिंग। इट एम्स टू मेक पॉलिटिकल साइंस, और यही जो राजनीतिक विज्ञान को मोर ऑब्जेक्टिव बनाता है, और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब होता है उसे और ज़्यादा जो है वस्तुनिष्ठ बनाता है, ठीक है। एंड
प्रिडिक्टिव बनाता है कि पहले से हमें पूर्व अनुमान हो जाए, कि हम पहले से ही पता लगा लें, क्योंकि हम साइंस में पता लगा सकते हैं ना कि हाँ हम ये रिसर्च कर रहे हैं तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। तो सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस तो नाम है इसका, लेकिन इसे मोर साइंटिफिक बनाया जाए, ऐसा कहा गया है बिहेवियरलिज्म थ्योरी में। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स की, परिभाषाएं क्या क्या हैं अबाउट व्यवहारवाद। रॉबर्ट डहल जो हैं, रॉबर्ट डहल कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक थिंकर हैं। रॉबर्ट डहल बात करते हैं बिहेवियरलिज्म इज एन अप्रोच, कि बिहेवियरलिज्म एक इस प्रकार की अप्रोच है, इस प्रकार की पद्धति है, यू कैन से दैट एक दृष्टिकोण है, विच इज इन पॉलिटिकल साइंस के अंदर दैट एम्फेसाइजेस द स्टडी ऑफ एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर रदर देन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान में एक ऐसा दृष्टिकोण है जो अमूर्त सिद्धांतों के बजाय, जो कि एकदम जिनमें कोई अमूर्त मतलब होता है विच इज नॉट लिविंग, अमूर्त सिद्धांतों के बजाय वास्तविक मानक व्यवहार, जो मानव का व्यवहार होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसका अध्ययन करता है, स्टडी करता है, एक्चुअल में बात करता है ह्यूमन बिहेवियर की, थ्योरीज की बात नहीं करता है, क्योंकि थ्योरी सिर्फ पन्नों में रहती है विच इज डेड समटाइम्स। सो अमूर्त है ये सब चीज़ें। फिर हम बात करते हैं डेविड ईस्टन की, बिहेवियरलिज्म सीक्स टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव। जो डेविड ईस्टन कहते हैं जो व्यवहारवाद है राजनीतिक घटनाओं की वस्तुनिष्ठ परिणाम, मतलब जो हम कहते हैं ना क्वांटिफाइड एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्वांटिफाइड का मतलब होता है कि परिमाण जो है उसका मानात्मक एक्सप्लेनेशन दी जाती है पॉलिटिकल फिनोमेनन के अंदर जो हम बात करते हैं। तो ये डेविड ईस्टन की है और रॉबर्ट डहल दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। बिहेवियरलिज्म के की फीचर्स देखते हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। एम्पिरिकल रिसर्च होती है, अनुभवशील जो शोध कहते हैं वो होती है इसके अंदर। फोकस ऑन डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन किया जाता है इसके अंदर, रियल डाटा पे बात की जाती है एंड ऑब्जर्वेशन की जाती है। बहुत दिनों तक किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, निगरानी में रखना, उसका प्रशिक्षण करना, जो अच्छी तरीके से जो भी हो सकता है, जैसा जैसा हम साइंस में करते हैं, लैब टेस्टिंग वैसा इसमें होता है। साइंटिफिक मेथडोलॉजी, इसकी कार्यप्रणाली बहुत वैज्ञानिक होनी चाहिए। यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स का यूज़, सर्वेज होने चाहिए इसमें, एंड फील्ड स्टडीज़, ग्राउंड रियलिटी पे जाके बात करनी चाहिए। वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड में भी वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करना, ठीक है, एकदम बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ पर्सनल बाइसेस, खुद के जो अपने पर्सनल बाइस्ड होते हैं उनको छोड़कर इन पॉलिटिकल एनालिसिस में। फिर हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, हर सब्जेक्ट से ये मेल खाता हो और हर सब्जेक्ट की बात इसमें की गई हो। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अंतर संबंधित हो हर विषय से। इनकॉर्पोरेट्स इनसाइट्स होनी चाहिए, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की बात इसमें होनी चाहिए। प्रिडिक्शन एंड जनरलाइजेशन की बात, सामान्यकरण और इसमें फ्यूचर का प्रिडिक्शन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। इट एम्स टू फॉर्मुलेट थ्योरीज दैट प्रिडिक्ट पॉलिटिकल बिहेवियर, और पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके इस तरह की थ्योरीज को फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए। की फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी जो व्यवहारवाद का इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या क्या है। एम्पेरिकल रिसर्च होती है जिसमें डाटा कलेक्शन हम करते हैं, उसके बाद हमने साइंटिफिक मेथडोलॉजी पढ़ी, देन वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब नेचर क्या है, यानी बिहेवियरलिज्म की प्रकृति क्या है पॉलिटिकल सिद्धांत में, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। सो बिहेवियरलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड, जो बिहेवियरलिज्म है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय इट्स फोकस ऑन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स, जो इसके फोकस पॉइंट है उनसे। इट्स नेचर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स, और इसके जो नेचर है हम नीचे दिए गए फॉलोइंग पॉइंट्स से अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच इसके अंदर यूज होती है, अनुभव और वैज्ञानिक पद्धतियों का, दृष्टिकोणों का यूज होता है इसमें। रिजेक्ट्स नॉर्मेटिव, यानी जो मानक पुराने नॉर्म्स थे उनके अकॉर्डिंग जो चलना था उसको रिजेक्ट किया जाता है। एंड इसका मतलब स्पेक्युलेटिव जो मेथड्स थे उनको भी जो है एकदम नकार दिया जाता है, यानी जो भी ऐसे तरीके थे जो एक तरह से कह सकते हैं अटकलबाजी जो होते हैं, उस तरह के स्पेक्युलेटिव तरीकों को नकार देना, नॉर्मेटिव चीज़ों को रिजेक्ट कर देना। यूजर्स एम्पिरिकल रिसर्च, जिसमें हम अनुभव पर बेस्ड शोध करें, मेथड्स अपनाना, जैसे केस स्टडीज़ की बात करना, सर्वेस करना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना।
एग्जाम्पल वोटिंग बिहेवियर स्टडीज इन डिफरेंट डेमोक्रेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, यानी कंपैरेटिव स्टडी करना, हर एक कंट्री के वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करना, इससे डेमोक्रेसी की डिफरेंट डेमोक्रेसीज को पढ़ना। ठीक है, नाउ फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। अब किस चीज़ पर फोकस करना, इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर कैसे कैसे एक ग्रुप में वर्क करता है। तो स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप मेक पॉलिटिकल डिसीजन, ये बात करना कि स्टडी करना कि इंडिविजुअल और ग्रुप्स किस तरह से जो है डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल गैब्रियल आलमंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स, जो हम पढ़ेंगे गैब्रियल आलमंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें पैराइकियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट्स की बात की गई है। ओके, ये एग्जाम्पल है गैब्रियल आलमंड का, ये क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने कल्चर का। नाउ क्वांटिटेटिव एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस करना, यूजेस स्टैटिस्टिकल टूल्स, जितने भी ऐसे टूल्स होते हैं जो कि एक सांख्यिकी को दर्शाते हैं उनको यूज़ करना, जस्ट लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट्स एंड ऑल। ठीक है, मीन मीडियन मोड हम जिसकी बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता था एग्जैक्ट डाटा हमारे सामने निकल के आता है। लाइक रेग्रेशन एनालिसिस एंड ओपिनियन पोल्स, ये नाम है रेग्रेशन एनालिसिस एंड ओपिनियन पोल्स, इनको यूज़ करना। फिर एग्जाम्पल देखते हैं प्रिडिक्ट करना इलेक्शन आउटकम्स, पहले ही इलेक्शन से आने से पहले ही जितनी भी टेक्निक्स लगा के पता चल जाता है ना कौन सी टीम विन करेगी, तो उससे एक प्रिडिक्शन मिल जाता है। तो इससे हमें क्या होगा, प्रिडिक्शन में हेल्प होती है। आउटकम्स थ्रू वोटर सर्वेज, ताकि वोटर्स सर्वे करते हैं वोटर्स का, उससे पता चल जाता है। ओके, वैल्यू फ्री एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई भी वैल्यू लैडन नहीं होना चाहिए। वैल्यू लैडन होगी ना तो एक तरह से ना वो बांध कर रख देगी अपने एक दायरे में, और वैल्यू फ्री होगी तो हम किसी भी नॉर्म्स के, किसी भी मॉरल एथिक्स से बंधे हुए नहीं रहेंगे। मतलब वैल्यू फ्री होनी चाहिए, किसी चीज़ की पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ हम कहते हैं कि अवॉइड्स मॉरल्स, जो भी मॉरल हैं उनको लेकर चलेंगे तो हम सही में पॉलिटिक्स जजमेंट जो हमारे होंगे नहीं हो पाएंगे अच्छे से, हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन सम हो जाएगा। तो जितने भी मॉरल्स हैं उन्हें अवॉइड करो, एथिकल जजमेंट्स को इन पॉलिटिकल एनालिसिस में। ओके, एग्जाम्पल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड वोटिंग पैटर्न्स विदाउट आइडियोलॉजिकल बाइसेस। इसका मतलब है कि हम स्टडी करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोटिंग पैटर्न्स को, ना कि हम वो आइडियोलॉजिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ये नहीं है कि अगर उसके जो पार्टी के हेड हैं वो बहुत करप्ट हैं फिर भी हम उन्हें सपोर्ट किए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रियलिटी है उस पर हमें बात करनी चाहिए, राइट। तो मोरालिटी को, अपनी एथिकल जजमेंट को वहाँ पर एक बार अवॉइड करना चाहिए हमें, ऐसा बताते हैं मॉडर्न अप्रोच में। इन बिहेवियरल अप्रोच में इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव होना चाहिए हर सब्जेक्ट का अपना, ड्रॉज फ्रॉम साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल बिहेवियर। अब जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो इन सब के द्वारा ही जो है होना चाहिए एक्सप्लेन। एग्जाम्पल इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन पब्लिक ओपिनियन। आज जो है मास मीडिया का जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है पब्लिक ओपिनियंस के अंदर, जो जनमत है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर थिंकर कंट्रीब्यूशन इन बिहेवियरलिज्म में। मेजर थिंकर कौन कौन है, सबसे पहले हैं डेविड ईस्टन की बात करते हैं। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की इन्होंने बात की, सिस्टम अप्रोच ये लेकर आए, तो बिहेवियरलिज्म में इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। एडवोकेटेड फॉर साइंटिफिक अप्रोच इन पॉलिटिकल एनालिसिस, और ये साइंटिफिक अप्रोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली इनका नाम आता है डेविड ईस्टन का। रॉबर्ट डहल की हम बात करते हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। स्टडीड प्लूरलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो कि प्लूरलिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यूजिंग एम्पिरिकल मेथड की बात करते हैं। हिज वर्क पोलार्की एनालाइज्ड पावर स्ट्रक्चर्ड इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। पोलार्की जो है इनका एक बुक है, इनका वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पावर स्ट्रक्चर्स की बात करता है डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के सिस्टम में। गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा, वर्बा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात इन्होंने की थी, स्पेशली पॉलिटिकल कल्चर की। एंड कंडक्टेड कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ये दोनों कंपैरेटिव स्टडी लेकर आते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशंस के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी, देखने को अलग अलग डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है ना। कार्ल डच कहते हैं कि फोकस ऑन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है, संचार है, जो राजनीतिक संचार है उस पर बात करते हैं, राइट। एंड डिसीजन मेकिंग पे बात करते हैं, निर्णय निर्माण की बात करते हैं। स्टडी हाउ इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस, जितनी भी जानकारी होती है वो पॉलिटिकल बिहेवियर को, राजनीतिक व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या लिमिटेशन है
तो देखते हैं, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या क्रिटिक्स हैं। डिस्पाइट इट्स कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है बिहेवियरलिज्म थ्योरी का। बिहेवियरलिज्म हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म बाय वेरियस रीजन, अनेक कारणों से इसे जो है आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। ओवर एम्फेसाइज ऑन एम्पेरिकल डाटा, बिहेवियरलिज्म कुछ ज़्यादा ही डाटा कलेक्शन पर, अनुभवशीलता पर अध्ययन करता है, बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज हो चुका है, बहुत ज़्यादा जोर देने लग गया था। इग्नोर्स नॉर्मेटिव एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, और ये नॉर्मेटिव यानी मानक जो स्थापित किए गए थे, जितने भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सबको इग्नोर करते जा रहा था। दर्शन, फिलोसॉफिकल चीज़ों को इग्नोर किए जा रहा था। एग्जाम्पल, इट स्टडीज इलेक्शन स्टैटिस्टिकली बट डज नॉट एनालिसिस एथिकल क्वेश्चन अबाउट डेमोक्रेसी, एथिक्स को इसने इग्नोर कर दिया था, मोरालिटी को वैल्यू फ्री कर दिया था। तो ये डेमोक्रेसी के जो है क्वेश्चन की, एथिकल क्वेश्चन अबाउट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे सवाल खड़े हो जाते हैं, उसको चैलेंज नहीं कर रहा था, खाली इलेक्शन को स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट जैसे हो रहा है उसकी बात कर रहा था बिहेवियरलिज्म, राइट। तो लैक ऑफ अटेंशन, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बिहेवियरलिज्म का रिएक्शन आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो ये इसीलिए आता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस थी जिसके कारण ये फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ था अपने टाइम में। लैक ऑफ अटेंशन टू पावर एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें जो है अटेंशन की कमी थी पावर एंड इंस्टीट्यूशन में। फोकस करता था टू मच ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा ही टू मच जो है फोकस करना, एंड इग्नोर्स द रोल ऑफ स्टेट एंड पावर स्ट्रक्चर्स, सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार पर फोकस किया गया है और पूरे स्टेट और पावर स्ट्रक्चर्स को इग्नोर किया गया है। तो सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देने से तो नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज, जितने भी मार्क्सिस्ट लोग थे, मार्क्स की विचारधाराओं पर चलने वाले मार्क्सिस्ट लोग थे, वो क्रिटिसाइज करते हैं बिहेवियरलिज्म को, कहते हैं कि ये तो एकदम बिहेवियरलिज्म को इग्नोर मानते हैं फॉर इग्नोरिंग क्लास स्ट्रगल, जिन्होंने वर्ग संघर्ष को, जो वर्ग संघर्ष चल रहा था उसे इग्नोर किया, एंड इकोनॉमिक पावर को इग्नोर किया, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो ये परिणामात्मक जो है मेथड्स हैं, इनको जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ही डिपेंडेंस हो गए थे इनके ऊपर, ये परिणाम मतलब रिजल्ट, ठीक है, एक्चुअली रिजल्टेड ओरिएंटेड हो गया था। पॉलिटिकल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, अब वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होने लगा था, इमोशंस से, आइडियोलॉजी से, कल्चर से, विच कैन नॉट ऑलवेज बी क्वान्टिफाइड, जिनको हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कि पब्लिक सेंटिमेंट्स इन रिवोल्यूशंस लाइक द अरब स्प्रिंग कैन नॉट बी मेजर्ड प्योरली बाय स्टैटिस्टिक्स, जो अरब के अंदर ऐसा रिवोल्यूशन आया था उन्हें हम स्टैटिस्टिक्स से नहीं जो है मेज़र नहीं कर सकते। तो क्वांटिटेटिव का मतलब हर चीज़ जो है मेज़र नहीं की जा सकती है, राइट। और जो बिहेवियरलिज्म है वो सिर्फ बात करता था कि इसका जो है मापक होना चाहिए हर चीज़ का एक, ठीक है। इग्नोरिंग हिस्टोरिकल एंड फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट, ऐतिहासिक और दार्शनिक कॉन्टेक्स्ट को भी इग्नोर कर दिया गया था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर शेप्ड बाय हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल जितने भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं, वो कैसे शेप्ड होती है, अपनी हिस्ट्री से, अपनी विचारधाराओं से, अपने बिहेवियर से। इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया गया है यहाँ पर, हिस्ट्री और आइडियोलॉजी को नेग्लेक्ट किया गया। एग्जाम्पल, द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूएस का संविधान है, कैन नॉट बी स्टडीड ओनली थ्रू वोटिंग पैटर्न्स, हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को केवल वोटिंग आधार पर स्टडी नहीं करना चाहिए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इज इसेंशियल, उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को भी पढ़ना चाहिए, कैसे संविधान बना और कैसे कहाँ से आया, ऐसा। फेलियर टू प्रेडिक्ट पॉलिटिकल बिहेवियर एक्यूरेटली, अब पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में भी जो है बिहेवियरलिज्म जो था वो बहुत फेल हो चुका था। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल, अब जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो बहुत ही जटिल होता है, बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, राइट, एंड अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल माने कोई भी चीज़ को हम पहले फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं, फॉस्टर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पोल्स एंड सर्वेज जो होते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोल्स जो होते हैं, वोटिंग पोल एंड सर्वेज आर ऑफन फेल, वो सही में तो हाँ ठीक है, मोटा मोटी दे देते हैं कि इतना रिजल्ट ये है, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, प्रेडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स एक्यूरेटली नहीं बता पाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेक्सिट और यूएस इलेक्शंस की बात हम कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है पोस्ट बिहेवियरल क्रिटिसिज्म। क्या होता है, क्रिटिक आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू वैल्यूज टू एथिकल, क्रिटिक कहते हैं वापस आप वैल्यूज पर जाइए, वैल्यू लेडन बनाइए, ना कि वैल्यू फ्री। एथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में,
एग्जाम्पल पोस्ट बिहेवियरलिज्म एम्फेसाइज द रेलेवेंस ऑफ जस्टिस। अब जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है वो वापस से जो है न्याय, स्वतंत्रता, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, वापस वैल्यू लेडन हो जाता है और इसका क्रिटिक के रूप में आता है, एक रिएक्शन के रूप में। कंक्लूजन देखते हैं, बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद ट्रांसफर्ड पॉलिटिकल साइंस इनटू अ मोर एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन। व्यवहारवाद जब से आया पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा साइंटिफिक डिसिप्लिन देखने को मिला। It introduced rigorous research methods and focus on political behavior, and however its overemphasizes on quantitative data and neglect normative aspect led to criticism। इसीलिए इसका criticism हुआ क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा जोर देने लग गया था डाटा कलेक्शंस पे। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी बैलेंसेस बिहेवियरलिज्म। आज की जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो बिहेवियरलिज्म को भी बैलेंस करती है और साथ में एथिकल फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूशन को भी बनाकर चलती है। द इंटीग्रेशन बिहेवियरल इंसाइट्स विद ट्रेडिशनल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचेस हैज इनरिच्ड द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। और ये दोनों ही मिलकर आज जो है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को और इनरिच करती है। एंड दस वाइल बिहेवियरलिज्म रिमेन्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल साइंस। व्यवहारवाद का हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं राजनीति विज्ञान के अंदर, इट्स लिमिटेशंस, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो हाईलाइट करती है कि नीड मतलब ज़रूरत है फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच, कि ऐसी अप्रोच लेकर आओ जो हर चीज़ को साथ लेकर चले, कंसिडर करे बोथ एम्पिरिकल डाटा एंड नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मेटिव प्रिंसिपल भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना एम्पिरिकल डाटा। तो इसमें बताया गया है कि बिहेवियरलिज्म सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक होने पे जोर देता है अपनी वैल्यूज़ को भुलाकर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वैल्यू के साथ काम करना ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म की।